आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगी रोहतक में कार्यरत हूं। आज कक्षा 8वीं के गणित विषय के एक चर वाले रैखिक समीकरण उप विषय पर चर्चा करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण को समझने से पहले हमें चर का, रैखिक समीकरण का या समीकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं। आइए सबसे पहले चर को समझते हैं कि चर और अचर क्या होते हैं। चर एक तरह से इंग्लिश में वेरिएबल बोला जाता है और चर क्या होता है कि जिसका मान क्वेश्चन के अनुसार बदल जाता है। जैसे हम चर की जगह किसी व्यंजक को प्रयोग करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक समीकरण है 7x + 8 = 5। तो इसमें चर क्या है, वेरिएबल क्या है? यहाँ पर x जो है वो चर है, वेरिएबल है। तो सबसे पहले हमें चर को समझना है कि चर क्या है और अचर क्या है। अचर कांस्टेंट, ये 5, 8 ये क्या है? ये कांस्टेंट है, अचर है। मतलब इनका मान नहीं बदलता, क्वेश्चन के अनुसार इनका मान नहीं बदलता। और वेरिएबल x, जैसे यहाँ पर x है वेरिएबल, इसका मान नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओगे तो दूसरा निकलेगा, अगले क्वेश्चन में जाओगे तो दूसरा निकलेगा। तो इस तरह से जो मान बदलता रहता है, कोई भी व्यंजक है उसका मान जब बदलता रहता है तो उसको क्या बोला जाता है? चर बोला जाता है, वेरिएबल कहा जाता है। तो इस इक्वेशन में, इस समीकरण में वेरिएबल क्या है? x है। अब आइए समझते हैं समीकरण क्या होता है। समीकरण पर चर्चा करते हैं कि समीकरण किसे कहते हैं। समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन बोला जाता है, इक्वेशन। और इक्वेशन किस से बना है? इक्वल साइन से, इक्वल से इक्वेशन बना है। तो समीकरण क्या है कि जिसमें इक्वल का साइन हो, बराबर का चिन्ह हो, वो क्या है? समीकरण है। मतलब बराबर का चिन्ह हो वो इक्वेशन है। अब यहां पर इक्वेशन कैसे? देखिए, इक्वेशन में दो साइड होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। एक तरह से आप तराजू कह सकते हैं। जो तराजू आम हम देखते हैं कि दोनों पक्ष क्या होते हैं? बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसी तरह से इक्वेशन में भी दो पक्ष होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है बायां पक्ष और एक राइट हैंड साइड दायां पक्ष। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? दायां पक्ष बोला जाता है और इसको बायां पक्ष बोला जाता है। और ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इक्वेशन आप साधारण भाषा में समझिए कि इक्वेशन का क्या मतलब है कि जहां पर इक्वल का निशान आए, जिसमें इक्वल का निशान आए, वो इक्वेशन है, समीकरण है। तो अब हमने चर्चा की कि चर क्या होते हैं, कौन से होते हैं और समीकरण क्या होते हैं। रैखिक समीकरण पर चर्चा करते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। देखिए, यहां हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया था 7x + 8 = 5। ये एक रैखिक समीकरण है। क्यों है ये रैखिक समीकरण? यहां पर जो वेरिएबल है, इस समीकरण में जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो कितनी है? 1 है। तो जहां पर वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी घात है, अगर वो 1 है तो वो क्या होता है? रैखिक समीकरण होता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं
x की पावर 1 बराबर है 5 या x बराबर है 5। यहां पर भी x की जो पावर है वो क्या है, सबसे बड़ी घात जो है वो क्या है, 1 है। तो ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। रैखिक समीकरण को हम दूसरे तरीके से कैसे पहचाने कि रैखिक शब्द से कैसे पहचानें। रैखिक शब्द का मतलब है रेखा से बना हुआ, कि अगर इस इक्वेशन को, इस समीकरण का हम ग्राफ तैयार करते हैं तो वो क्या आएगा, वो एक सीधी रेखा आएगा, सीधी रेखा। तो यहां से भी हम समझ सकते हैं कि ऐसे समीकरण जिनका अगर हम ग्राफ तैयार करते हैं, अगर ग्राफ खींचते हैं तो वो क्या आए, एक सीधी रेखा आए, तो वो क्या कहलाते हैं, रैखिक समीकरण कहलाते हैं। और आप समीकरण से कैसे पहचान सकते हैं कि जिसमें वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी घात है, वो क्या होनी चाहिए, वो 1 होनी चाहिए। वेरिएबल की सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो वो क्या है, रैखिक समीकरण है। सबसे बड़ी घात, रैखिक समीकरण, चर की सबसे बड़ी घात क्या होती है, 1 होती है। तो वो क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। आइए स्क्रीन पर जो 2 इक्वेशंस आपको दिखाई दे रही हैं, उनमें से जांच करते हैं कि कौन से रैखिक समीकरण हैं और कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि x की पावर 2 जमा x जमा 1 बराबर है 3। ये हमें पहला समीकरण दिया गया है। इसमें x की जो सबसे बड़ी घात है वो क्या है, 2 है। जबकि हमें रैखिक समीकरण के लिए क्या चाहिए, चर की सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। तो इसलिए यह रैखिक समीकरण नहीं है। अब दूसरे उदाहरण में देखते हैं, दूसरे समीकरण में देखते हैं कि जो वेरिएबल है, जो चर है, उसकी सबसे बड़ी घात क्या है, इसमें 1। इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है। तो ये क्या है, रैखिक समीकरण है। तो इस तरह से हमने देखा कि पहला उदाहरण जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था वो रैखिक समीकरण का उदाहरण नहीं है, और दूसरा उदाहरण जो है वो रैखिक समीकरण का है। तो इस तरह से हम रैखिक समीकरण को पहचान पाएंगे। अब तक हमने चर्चा की कि चर क्या होते हैं, समीकरण क्या होता है और रैखिक समीकरण क्या होता है। आइए अब चर्चा करते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण, ऐसे रैखिक समीकरण जिनमें केवल एक चर हो, जिसमें केवल एक ही चर हो, वो क्या कहलाते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, 5x जमा 7 बराबर है 11। तो ध्यान से समझिए, यहां पर एक चर है, एक ही चर है। कौन सा है इसमें, सोचिए, विचार कीजिए। इस इक्वेशन में, इस समीकरण में एक ही चर है। चर कौन सा है, x। इस समीकरण में x क्या है, केवल एक ही चर है। अब दूसरा हमें क्या देखना है कि क्या ये रैखिक समीकरण है। समीकरण तो है,
समीकरण तो है, क्योंकि इसमें क्या आ गया, इक्वल का साइन आ गया। समीकरण तो है, इक्वेशन तो है। अब इसके बाद हमें क्या देखना है कि क्या ये रैखिक समीकरण है। देखिए, विचार कीजिए, सोचिए, रैखिक समीकरण क्या देखा था हमने, क्या चर्चा की थी रैखिक समीकरण के लिए, कि जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए, 1। तो यहां पर चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। आइए एक दो उदाहरण और देखते हैं और जांच करते हैं कि क्या वे एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं या नहीं हैं। यहां पर आपको 3 कलर में इक्वेशंस लिखी हुई नजर आ रही हैं। ये इक्वेशन ध्यान से देखिए। पहले हमें दिया गया है उसको देखिए, और ये दूसरा है और ये तीसरा है। यहां पर हमें क्या जांच करनी है कि क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है। तो इसमें जांच कीजिए कि क्या ये चर है, एक चर वाला है। हाँ, बिल्कुल एक चर वाला है। दूसरा हमें क्या जांच करनी है कि क्या ये रैखिक समीकरण है। तो ध्यान से देखिए, इसमें ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू का चिन्ह है। ये जो पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से बड़ी है, बराबर नहीं है। तो इसमें इक्वल का चिन्ह जो नहीं है, बराबर का जो चिन्ह है वो नहीं है, तो इसलिए यह तो समीकरण ही नहीं है। तो ये रैखिक समीकरण हो ही नहीं सकता। अब आइए दूसरे पर देखते हैं, दूसरे की जांच करते हैं कि क्या ये रैखिक समीकरण एक चर वाला रैखिक समीकरण है। चर कितने हैं इसमें, देखिए x की जो पावर है वो क्या है, 2। यहां पर वेरिएबल की, चर की पावर, चर की घात 2 है। तो ये भी क्या है, ये एक रैखिक समीकरण नहीं है। समीकरण तो है क्योंकि इक्वल का साइन है, बराबर का चिन्ह है, लेकिन ये एक रैखिक समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल की, चर की सबसे बड़ी घात 2 है, जो कि हमें एक रैखिक समीकरण के लिए घात कितनी चाहिए, सबसे बड़ी घात 1 होनी चाहिए वेरिएबल की, चर की। अब तीसरे पर नजर डालते हैं कि तीसरे में क्या है, y है। इसमें वेरिएबल चर क्या है, y है। 6y + 5 = 3। यहां पर y एक वेरिएबल है और y की सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है। तो ये रैखिक समीकरण है, बिल्कुल है रैखिक समीकरण। और समीकरण भी है क्योंकि y इक्वल का साइन भी है और एक चर है। तो ये तीसरा जो है वो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इस तरह से हम जांच कर सकते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। आइए अब रैखिक समीकरण को हल करना सीखते हैं। हमने एक्सरसाइज 2.1 का 10वां क्वेश्चन लिया है। 14y - 8 = 13। हम 7वीं कक्षा में थोड़ा बहुत रैखिक समीकरण को हल करना सीखते हैं। आइए उसी को आगे बढ़ाते हुए जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रैखिक समीकरण को हल करना क्या होता है। रैखिक समीकरण को हल करने का मतलब है कि इसमें जो चर दिया गया है उसका मान निकालना। इसमें चर क्या दिया गया है, y जो है इसमें क्या है, वेरिएबल है, चर है, और हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो रैखिक समीकरण को हम हल करना सीख जाएंगे। यहां पर y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे आसान तरीका y की वैल्यू निकालने का क्या है
कि y की वैल्यू को एक तरफ रख लीजिए, बराबर के साइन से एक तरफ रखिए, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में हम y की वैल्यू को रखेंगे, और उसके साथ जो भी अटैच है, चाहे वो माइनस में है, प्लस में है, मल्टीप्लिकेशन में है, उन सब को क्या करेंगे, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। अब यहां पर अगला स्टेप क्या होगा, जैसे -8 है और हमें यह देखना है कि y से जो भी ज्यादा दूर है उसको हम सबसे पहले हटा सकते हैं। तो यहां पर y के साथ गुणा क्या है, 14 है, और -8 जो है वो अलग है, नेक्स्ट टर्म है, तो उस टर्म को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो यहां पर हमारा अगला स्टेप क्या होगा, 14y बराबर है 13 जमा 8। अब ये 8 जो है उधर जाके प्लस का कैसे हो गया, तो इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बराबर से बराबर का जब चिन्ह होता है और कोई भी यहां पॉजिटिव वैल्यू है और दूसरी तरफ उसको लेकर जाते हैं हम, तो वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। जैसे यहां पर 8 था, -8 था, और क्या है, नेगेटिव अगर है तो वो उधर जाकर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। तो यहां पर -8 था, -8 को जब हम दूसरी तरफ लेकर के गए, राइट हैंड साइड में लेकर के गए, तो वो क्या हो गया, प्लस का हो गया। और इसी तरह से अगर कोई गुणा में है तो वो दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो किस में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। और कोई भी संख्या अगर डिवीजन में है इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और दूसरी साइड में लेकर जाएंगे तो वो किस में चली जाएगी, मल्टीप्लीकेशन में चली जाएगी, गुणा में चली जाएगी। गुणा भाग में, भाग गुणा में, जोड़ घटा में, घटा जोड़ में। और इसी तरह से इसका उल्टा है, जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो भी ये इसी तरह से बदल जाएंगे। तो यहां पर हम ये ध्यान रखेंगे कि जब हम -8 को दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो +8 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें y को अकेला रखना है, अकेला करना है, तो इसके साथ क्या अटैच है, 14, और वो किसमें है, गुणा में है, इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा है, तो उसको भी हम उधर लेकर के जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 13 और जमा 8 कितना हो जाएगा, 21। और जब 14 को दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये गुणा में है यहां पर, तो दूसरी तरफ कहां चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। भाग का मतलब क्या है, बटे में चला जाएगा। आप इससे कंफ्यूज ना हो कि ये भाग में नहीं गया है, ये भाग में ही गया है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या है, 21/14 ही है। तो यहां पर जो y की वैल्यू हम निकालेंगे वो 21/14 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मानक रूप में लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, इसको हम दोनों ऊपर नीचे अंश और हर को 7 से भाग कर देते हैं, तो 7 दूनी 14 और 7 तिये 21। तो इस तरह से हम पाएंगे कि y की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ गई, 3/2। तो ये हमने समीकरण को हल करना सीखा। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक्सरसाइज 2.1 का 12वां क्वेश्चन। x/3 जमा 1 बराबर है 7/15। इसमें हमारा पहला स्टेप क्या होगा, देखिए इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि चर वाली टर्म्स कौन सी हैं और नॉन वेरिएबल वाली या बिना चर की टर्म कौन सी हैं। तो ये पहली टर्म जो है वो तो x है, तो वेरिएबल वाली है। दूसरी टर्म बिना वेरिएबल की है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, इसमें पहला स्टेप होगा कि x/3 बराबर है 7/15 -1। अब ध्यान से देखिए, यहां पर क्या था, ये पॉजिटिव था, प्लस में था, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो कहां चला गया, माइनस में चला गया, नेगेटिव हो गया। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप है कैलकुलेशन का, और हम राइट हैंड साइड की कैलकुलेशन कर लेते हैं। एलसीएम ले लिया हमने 15,
तो ये 7 एज इट इज आ जाएगा, और यहां पर इस तरह से होता है, और ये माइनस में क्या आ जाएगा 15। ये एलसीएम लेना है, मैं वो भी समझा देता हूं। ये 15 एलसीएम लिया हमने, और 15 से इस 15 को डिवाइड किया, 1 पर गया और 1 की और ऊपर वाले की गुणा होती है 7 की, तो 7 एकम 7। तो इस तरह से 1 से 15 को डिवाइड किया, 15 पर गया और 15 की और ऊपर वाले की गुणा 15। अब यहां पर हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद क्या आया, -8/15। तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, इनको हम एज इट इज रखते हैं इसी तरह से, -8/15। अब देखिए हमारे पास वेरिएबल के साथ क्या है, 3 और चिपका हुआ है वेरिएबल के साथ, इसको भी हटाना है। वो किस रूप में चिपका हुआ है, भाग में, डिवीजन में। तो 3 को जब हम दूसरी तरफ राइट हैंड साइड की तरफ लेकर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो ये इस तरह से आएगा, -8/15 गुणा में 3। अब ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसको कैंसिल कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर है -8/5। तो इस तरह से हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीख पाएंगे। इस प्रकार आप अपना होमवर्क एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू।